फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस चैप्टर में सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो देखिए, कैपिटल गुड्स सेक्शन 2 क्लॉज 19, सेक्शन 2 क्लॉज 19 में दे रखा है कैपिटल गुड्स किसे कहा जाएगा? गुड्स the value of which is capitalized in the books of accounts of the person claiming the ITC। जो पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहता है, उस पर्सन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस गुड्स की वैल्यू को कैपिटलाइज कर लिया गया है, ठीक है, तो ऐसा पर्सन जो ITC क्लेम कर रहा है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस गुड्स की वैल्यू को कैपिटलाइज कर लिया गया है, ठीक है, तो ऐसा गुड्स कहलाएगा कैपिटल गुड्स, ठीक है, विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और वो गुड्स कहां काम आ रहा है? उस पर्सन के बिजनेस में, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स ऐसा गुड्स जो पर्सन ITC क्लेम कर रहा है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस गुड्स की वैल्यू को कैपिटलाइज कर लिया गया है, मतलब वो गुड्स उसके लिए बैलेंस शीट आइटम है, ठीक है, और वो गुड्स उसने क्यों खरीदा है? फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ऐसे गुड्स को कैपिटल गुड्स कहा जाएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 19 में। अब कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन समझने के बाद हम आते हैं इनपुट की डेफिनेशन समझते हैं। इनपुट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 59 में दे रखी है। इनपुट की क्या डेफिनेशन है? मींस एनी गुड्स, कोई भी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, जो कैपिटल गुड्स नहीं है वो इनपुट है, ठीक है। तो जो कैपिटल गुड्स नहीं है वो सब इनपुट है। यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय द सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो वो गुड्स क्यों खरीद रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। वो उस इनपुट को अपने बिजनेस में यूज करेगा, ठीक है, तो उसे इनपुट कहा जाएगा। कहने का मतलब गुड्स दो टाइप का होता है। कैपिटल गुड्स जिसकी वैल्यू को रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में कैपिटलाइज कर लिया है, ठीक है, और वो है कैपिटल गुड्स। उसके अलावा जो भी गुड्स है वो इनपुट है। क्लियर? कैपिटल गुड्स हो चाहे इनपुट हो, क्यों परचेज किया गया? फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस में काम में लेने के लिए परचेज किया गया होना चाहिए। क्लियर? चलिए, कैपिटल गुड्स और इनपुट की डेफिनेशन समझने के बाद हम समझते हैं इनपुट सर्विस की डेफिनेशन। इनपुट सर्विस किसे कहा जाएगा? देखिए, इसी के नीचे दे रखा है आपको सेक्शन 2 क्लॉज 60 में इनपुट सर्विस की डेफिनेशन। तो इनपुट सर्विस किसे कहा जाएगा? मींस एनी सर्विस, कोई भी सर्विस हो, यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो वो पर्सन सप्लायर है, आगे वो गुड्स या सर्विस की सप्लाई दे रहा है, आउटवर्ड सप्लाई, बट उसने ये इनपुट सर्विस परचेज की है। क्यों परचेज की है? अपने बिजनेस में यूज करने के लिए परचेज की है, ठीक है। तो ऐसी सर्विस जिसको वो अपने बिजनेस में यूज करेगा, ऐसी सर्विस कहलाएगी इनपुट सर्विस, ठीक है। तो देखो, हमने कैपिटल गुड्स पढ़ा, फिर हमने इनपुट पढ़ा और इनपुट सर्विस पढ़ी। हमने कैपिटल गुड्स पढ़ा सेक्शन 2 क्लॉज 19 में, फिर हमने इनपुट पढ़ा सेक्शन 2 क्लॉज 59 में, और हमने इनपुट सर्विस पढ़ी सेक्शन 2 क्लॉज 60 में, ठीक है। तो
इन तीनों डेफिनेशंस में एक कॉमन बात थी कि चाहे कैपिटल गुड्स हो, चाहे इनपुट हो, चाहे इनपुट सर्विस हो, क्यों परचेज की गई हो? फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस में काम में लेने के लिए परचेज की गई होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, ये डेफिनेशंस समझने के बाद हम आते हैं इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में। तो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 62 में दे रखी है। इनपुट टैक्स किसे कहा जाएगा? देखिए, डेफिनेशन दी गई है इन रिलेशन टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेशन दी गई है। मींस इनपुट टैक्स का मतलब क्या होगा? जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी लगा, चार्ज हुआ ऑन एनी इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मेड टू हिम। तो उसने गुड्स या सर्विस की इनवर्ड सप्लाई ली थी। इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेस, ठीक है? उस पर इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेस। परचेस के बिल में जो सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी और आईजीएसटी लगा वो है इनपुट टैक्स, ठीक है? और तो इनवर्ड सप्लाई पर जो टैक्स लगा मतलब परचेस के बिल में जो टैक्स लगा हुआ है वो है इनपुट टैक्स। अब आगे दे रखा एंड इंक्लूड्स, इसमें शामिल है। क्या शामिल है? अगर किसी ने गुड्स इंपोर्ट किया, गुड्स के इंपोर्टेशन पर आईजीएसटी लगता है, वो भी इनपुट टैक्स कहलाएगा। इसके अलावा देखो बाकी सारी बातें आरसीएम वाली दे रखी हैं। आरसीएम हम पढ़ चुके हैं 3rd चैप्टर में। तो सेक्शन 9394 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, 5354 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ठीक है? और एसजीएसटी एक्ट में कौन सा था? 9394 और यूटीजीएसटी में 7374। ये सब आरसीएम। तो देखो, आरसीएम वाला टैक्स भी इनपुट टैक्स होता है। क्यों? देखिए, जो रेसिपिएंट होता है वो जो इनवर्ड सप्लाई लेता है उस पर रेसिपिएंट को खुद को ही टैक्स देना होता है, ठीक है? बट ये है तो उसकी इनवर्ड सप्लाई ही। ध्यान से सुनिए, ये है उसकी इनवर्ड सप्लाई, हालांकि रेसिपिएंट को खुद को ही टैक्स पे करना पड़ा, ठीक है? बट ये है टैक्स तो इनवर्ड सप्लाई पर ही टैक्स, तो ये आरसीएम वाला टैक्स भी इनपुट टैक्स कहलाएगा, ठीक है? क्यों? वो इनवर्ड सप्लाई पर ही चार्ज हुआ। ये अलग बात है कि रेसिपिएंट को ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है आरसीएम वाला टैक्स, बट ये लगा तो इनवर्ड सप्लाई पर ही है, ये चार्ज तो इनवर्ड सप्लाई पर ही हुआ है, इसलिए ये भी इनपुट टैक्स कहलाएगा। क्लियर? चलिए, अब आगे क्या दे रखा है? बट डज नॉट इंक्लूड द टैक्स पेड अंडर द कंपोजिशन लेवी। तो देखिए, आपने किसी ऐसे सप्लायर से गुड्स और सर्विस परचेस किया है, ऐसे गुड्स और सर्विस की इनवर्ड सप्लाई आपने ली है। किससे ली है? कंपोजिशन सप्लायर से। तो देखो, कंपोजिशन सप्लायर तो बिल के अंदर टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। कंपोजिशन सप्लायर टैक्स इनवॉइस इश्यू ही नहीं कर सकता, ठीक है? वो क्या इश्यू करता है? बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है? तो उस आपने कंपोजिशन सप्लायर से गुड्स और सर्विस की इनवर्ड सप्लाई ली, तो उस परचेस के बिल के अंदर तो टैक्स लगा हुआ ही नहीं है, बट वो टैक्स कंपोजिशन सप्लायर ने डायरेक्टली अपनी जेब से पे कर दिया। पे तो किया ना, कंपोजिशन सप्लायर ने आपसे बिल के अंदर टैक्स चार्ज नहीं किया, बट वो टैक्स उसने खुद अपनी ओन पॉकेट से डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक है? तो वो टैक्स
इनवर्ड सप्लाई पर पेड टैक्स है, बट सप्लायर ने रेसिपिएंट से बिल के अंदर चार्ज नहीं किया है, तो ये टैक्स इनपुट टैक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी क्रेडिट भी नहीं मिलेगी। हम बात कर चुके हैं जब हमने कंपोजिशन स्कीम समझा था। कंपोजिशन वाला सप्लायर इनवॉइस के अंदर टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो रेसिपिएंट है उस कंपोजिशन सप्लायर से गुड्स और सर्विस परचेस करने वाला जो रेसिपिएंट है उसको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर? तो इनपुट टैक्स की ये डेफिनेशन खत्म। तो कुल मिलाकर इनपुट टैक्स क्या है? जो इनवर्ड सप्लाई पर टैक्स लगा, जो परचेज के बिल में टैक्स लगा हुआ है वो है इनपुट टैक्स। और इसमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर जो टैक्स लगा, आईजीएसटी लगता है, वो भी इनपुट टैक्स कहलाता है। और आरसीएम वाला टैक्स इनवर्ड सप्लाई पर रेसिपिएंट को ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, तो वो आरसीएम वाला टैक्स भी इनपुट टैक्स कहलाएगा। और लेकिन आप रेसिपिएंट हो, आपने किसी कंपोजिशन सप्लायर से गुड्स और सर्विस की इनवर्ड सप्लाई ली, उस कंपोजिशन सप्लायर ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स, कंपोजिशन टैक्स गवर्नमेंट को अपनी ओन पॉकेट से पे कर दिया, उसने आपसे इनवॉइस के अंदर वो टैक्स चार्ज नहीं किया है। ठीक है, तो वो इनपुट टैक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात थी इनपुट टैक्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 62 की। अब इनपुट टैक्स की डेफिनेशन के बाद हम आते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 2 क्लॉज 63। इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको बोलेंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलेंगे क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। ये क्या बात हुई? गवर्नमेंट ने बड़ी सिंपल डेफिनेशन दे दी इनपुट टैक्स क्रेडिट की कि आपको इनपुट टैक्स की जो क्रेडिट मिलेगी उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलेंगे, मतलब आईटीसी। खैर, गवर्नमेंट ने सिंपल डेफिनेशन दे दी हो, हम इस आईटीसी के कंसेप्ट को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो देखो आईटीसी को समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होती क्या है। हालांकि हम पिछले चैप्टर्स में समझ चुके हैं इस बात को, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो सप्लायर है मिस्टर ए, सप्लायर है मिस्टर ए और रेसिपिएंट है मिस्टर बी। हम सारी बात मिस्टर बी के एंगल से समझ रहे हैं, सारी बात मिस्टर बी के एंगल से की जा रही है। क्लियर? अब जो मिस्टर बी है आगे कस्टमर को सप्लाई दे रहा है, कस्टमर है मिस्टर सी। तो आप मिस्टर बी के एंगल से सोचिए, उसको सप्लायर ए से जो सप्लाई मिली वो कहलाएगी इनवर्ड सप्लाई, और उसने कस्टमर सी को जो सप्लाई दी वो मिस्टर बी के लिए, मिस्टर बी के एंगल से वो आउटवर्ड सप्लाई है जो उसने कस्टमर सी को दी है। राइट? अब देखो, अब बात समझना ढंग से। मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी को इनवॉइस इशू किया, उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई 100 और उसमें जीएसटी लगाया 18%, 18 रुपए। ये इनपुट टैक्स कहलाएगा। किसके एंगल से? मिस्टर बी के एंगल से। बात सारी मिस्टर बी के एंगल से हो रही है, तो ये मिस्टर बी के परचेस के बिल में लगा हुआ टैक्स है, इसे इनपुट टैक्स कहा जाएगा। ठीक है, तो मिस्टर बी का परचेस का बिल है कितना? 118 रुपीज का, 118 रुपए का। अच्छा, मिस्टर बी जो मिस्टर सी को आउटवर्ड सप्लाई दे रहा है, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? 150। ठीक है, और उस पे भी 18% टैक्स,
150 का 18% 27 रुपीज, वो है मिस्टर बी के एंगल से आउटपुट टैक्स 27 रुपीज है मिस्टर बी के एंगल से आउटपुट टैक्स। और मिस्टर बी का सेल्स का बिल कितने का बना? 177 का। चलिए, तो मिस्टर बी के एंगल से ये था इनवर्ट सप्लाई परचेस का बिल, और मिस्टर बी के एंगल से ये था उसकी सेल्स का बिल, मतलब आउटपुट सप्लाई का बिल। अब हमने बात की कि परचेस पे जो टैक्स लगा वो इनपुट टैक्स है, और सेल्स पर जो टैक्स लगा, मिस्टर बी की सेल्स पर जो टैक्स लगा वो है आउटपुट टैक्स, राइट। अब मिस्टर बी क्रेडिट कैसे क्लेम करेगा और मिस्टर बी गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? तो देखिए, मिस्टर बी का आउटपुट टैक्स कितना था? 27। अब खास बात, मिस्टर बी ने अपने कस्टमर से टैक्स सेल के बिल में कितना चार्ज किया है? अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर कितना टैक्स चार्ज किया है? 27। ये टैक्स उसे गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। लेकिन ये आउटपुट टैक्स जब वो गवर्नमेंट को पे करेगा तब मिस्टर बी क्लेम करेगा कि मुझ पर 18 रुपीज का बर्डन ऑलरेडी पड़ चुका था, सप्लायर ए ने मुझसे चार्ज करके आपको जमा करवा दिया, आपको मतलब गवर्नमेंट को जमा करा दिया। तो ये 18 रुपीज जो है, 18 रुपीज का बर्डन ऑलरेडी मिस्टर बी पर पड़ चुका था। इसका आउटफ्लो किसकी जेब से हुआ? चार्ज ए ने किया, लेकिन निकला किसकी जेब से? मिस्टर बी की जेब से। और मिस्टर ए ये गवर्नमेंट को जमा करा देंगे आगे, मिस्टर ए ये आगे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देंगे। तो मिस्टर बी का कहना है कि ये टैक्स निकला तो मेरी जेब से ना, तो इसकी मुझे क्रेडिट दी जाए, इसकी मुझे छूट दी जाए, रिबेट दी जाए मेरे आउटपुट टैक्स के पेमेंट में। तो मुझे आउटपुट टैक्स पे करना है 27, और 18 रुपीज का टैक्स ऑलरेडी मेरी जेब से निकल चुका है, ठीक है। सप्लायर ए ने मुझसे चार्ज करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया है, तो इसकी मुझे क्रेडिट मिलनी चाहिए। इसी को ही कहा जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो अब मिस्टर बी गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स 27 डिपॉजिट नहीं कराएगा। कितना डिपॉजिट कराएगा? डिफरेंस का 9 रुपीज ही वो गवर्नमेंट को पे करेगा। कौन? मिस्टर बी, ठीक है। ये सारा एग्जाम्पल हमें मिस्टर बी के एंगल से ही समझना है, सारी बात हमें मिस्टर बी के एंगल से सोचनी होगी, क्लियर। तो मिस्टर बी ने क्या किया? आउटपुट टैक्स 27 पे करने के लिए 18 रुपीज की आईटीसी क्लेम कर ली, और गवर्नमेंट को नेट कितना पे किया? 9 रुपीज। बात समझ आई? क्लियर। ये था इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलो, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ आ गया आपको। अब बात करते हैं आगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट की डेफिनेशन हमने समझी कि इनपुट टैक्स की क्रेडिट क्लेम करने को हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। अब इनपुट टैक्स की डेफिनेशन के बाद हम समझते हैं इनवर्ट सप्लाई की डेफिनेशन। तो इनवर्ट सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? इनवर्ट सप्लाई किसको बोलेंगे? इन रिलेशन टू ए पर्सन shall mean receipt of goods or service or both। तो उसे गुड्स और सर्विस रिसीव हुआ, ठीक है। वेदर बाय परचेज, या तो उसने ये गुड्स और सर्विस परचेज किया है, या एक्विजिशन और बाय एनी अदर मीन्स, उसे ये गुड्स और सर्विस कैसे भी मिला, या तो उसने परचेज किया, एक्विजिशन और एनी अदर मीन्स लिख दिया, ठीक है।
और विथ और विदाउट कंसीडरेशन। ये इनवर्ड सप्लाई जरूरी नहीं है कि इसका उसने कंसीडरेशन पे किया हो, ये विदाउट कंसीडरेशन भी हो सकती है। ठीक है, हमने सेकंड चैप्टर में बात की थी कि डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन, ध्यान है आपको? शेड्यूल वन पढ़ी थी ना हमने, डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन। ठीक है, तो इनवर्ड सप्लाई विथ और विदाउट कंसीडरेशन हो सकती है। क्लियर? तो ये थी इनवर्ड सप्लाई की डेफिनेशन। ठीक है, देखो हमने एग्जाम्पल भी किया कि मिस्टर बी के एंगल से बात करो, मिस्टर बी के एंगल से बात करें, उसने मिस्टर ए से जो सप्लाई ली वो इनवर्ड सप्लाई है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम आगे इनवर्ड सप्लाई की डेफिनेशन के बाद। इनवर्ड सप्लाई की डेफिनेशन के बाद आते हैं हम आगे। इनवर्ड सप्लाई की डेफिनेशन के बाद आते हम आगे बात करते हैं आउटवर्ड सप्लाई की। आउटवर्ड सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 83 में दे रखी है। तो आउटवर्ड सप्लाई किसे कहेंगे? इन रिलेशन टू ए टैक्सेबल पर्सन मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। देखो सप्लाई की डेफिनेशन भी हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कहा? सेक्शन 7 में हमने मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई पढ़ा था। ठीक है, तो कह रहे हैं इन रिलेशन टू ए टैक्सेबल पर्सन मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ वेदर बाय सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल और एनी अदर मोड। ये हम सेक्शन 7 में ऑलरेडी समझ चुके हैं। वहां पर भी ये सारे वर्ड दे रखे थे, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल और बाय एनी अदर मीन्स मोड। ठीक है, ये कहां समझ चुके हम? सेक्शन 7 में सप्लाई का मीनिंग और इसको सेकंड चैप्टर में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, और ये हो रही है मेड और एग्रीड टू बी मेड बाय सच पर्सन। ये आउटवर्ड सप्लाई होनी चाहिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब ये आउटवर्ड सप्लाई करना उस टैक्सेबल पर्सन का बिजनेस पर्पस होना चाहिए। मतलब ये सप्लाई करना उसका बिजनेस होना चाहिए। वो सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई जो कर रहा है वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कर रहा होना चाहिए, उसे आउटवर्ड सप्लाई कहा जाएगा। एग्जाम्पल में भी हमने बात की थी। देखो मिस्टर बी सप्लाई दे रहा है अपने कस्टमर सी को, वो आउटवर्ड सप्लाई है। क्लियर? तो देखो अब आगे बात करते हैं। आउटवर्ड सप्लाई की डेफिनेशन हो गई, इनवर्ड सप्लाई की भी डेफिनेशन हमने समझ ली। अब इसके बाद हम आते हैं टैक्स पीरियड की डेफिनेशन समझते हैं। जगह जगह दे रखा होगा आपको टैक्स पीरियड। तो टैक्स पीरियड का क्या मतलब है? सेक्शन 2 क्लॉज 106 में टैक्स पीरियड की डेफिनेशन दे रखी है। मीन्स द पीरियड फॉर विच द रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड। जिस पीरियड का हमें रिटर्न फाइल करना होता है, जिस पीरियड का हमें रिटर्न फाइल करना होता है ना, उसको कहते हैं हम टैक्स पीरियड। वो मंथ भी हो सकता है, वो क्वार्टर भी हो सकता है, ठीक है, वो ईयर भी हो सकता है। जिस पीरियड का हम रिटर्न फाइल करने की हमारी लायबिलिटी है, तो वो पीरियड कहलाता है टैक्स पीरियड। क्लियर? अब टैक्स पीरियड ये डेफिनेशंस पार्ट समझने के बाद हम आगे बात करते हैं। शुरुआत में हमने कुछ डेफिनेशंस की बात की। कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन हमने समझी,
इनपुट सर्विस की डेफिनेशन हमने समझी, ठीक है। अब और इनपुट टैक्स की डेफिनेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट की डेफिनेशन, और इनवर्ट सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई और टैक्स पीरियड, ये डेफिनेशंस समझने के बाद अब आते हैं हम सेक्शन 16 की बात करते हैं। सेक्शन 16 में दो बातें दे रखी हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए एलिजिबल कौन है और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की कंडीशंस क्या हैं। दो बातें दे रखी हैं। तो सेक्शन 16 का हेडिंग है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग और क्लेमिंग आईटीसी। तो सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1 एलिजिबल कौन है, आईटीसी कौन ले पाएगा, ये बात सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में दे रखी है। तो एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग आईटीसी, आईटीसी सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही क्लेम कर पाएगा जो जीएसटी कानून में रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड पर्सन ही आईटीसी क्लेम कर पाएगा, जो जीएसटी कानून में रजिस्टर्ड नहीं है वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall be entitled to take credit of input tax, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है चार्ज्ड ऑन एनी इनवर्ड सप्लाई, तो जो इनपुट टैक्स उसकी इनवर्ड सप्लाई पर लगा है उसकी वो क्रेडिट क्लेम कर सकता है, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विस की हो, ठीक है। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस, आईटीसी ले तो सकता है लेकिन कुछ कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी, एस में भी प्रेस्क्राइब्ड। एंड आईटीसी कैसे लेगा, इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49, ठीक है। सेक्शन 49 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं? अरे फर्स्ट चैप्टर में हमने बात करी थी एक, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सेक्शन 49 की बात है और यहां क्या दे रखा है, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49। तो सेक्शन 49 की यहां हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखो हमने पढ़ा आपके पास आईटीसी है और आप आउटपुट टैक्स पे करना चाहते हैं, क्लियर। तो देखो आपके पास आईटीसी किसकी है, आपके पास आईटीसी आईजीएसटी की है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ आई लिख रहा हूं, ठीक है। आप समझ जाना मैंने आईजीएसटी लिखा है। तो आईजीएसटी की आईटीसी कौन से आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज हो सकती है, फर्स्ट आईजीएसटी में, ठीक है। फिर सीजीएसटी में और एसजीएसटी में भी यूज हो सकती है, यूटीजीएसटी में भी यूज हो सकती है। इन तीनों में सीजीएसटी में, एसजीएसटी में, यूटीजीएसटी में कैसे यूज होगी, इन एनी प्रपोर्शन, किसी भी प्रपोर्शन में यूज हो सकती है। तो आईजीएसटी की आईटीसी पहले यूज होनी चाहिए आईजीएसटी के पेमेंट में, देन सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी में यूज हो सकती है इन एनी प्रपोर्शन, क्लियर। फिर आपके पास सीजीएसटी की आईटीसी है, तो आप किसमें यूज करें, पहले अगर आपका आउटपुट टैक्स सीजीएसटी है उसमें यूज करें, मतलब सीजीएसटी की आईटीसी सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स को पे करने में यूज होगी फर्स्ट, देन आईजीएसटी आउटपुट टैक्स है आपका, इसको पे करने में यूज होगी। सीजीएसटी की आईटीसी एसजीएसटी, यूटीजीएसटी पे कराने में यूज नहीं हो सकती, क्लियर। और आपके पास अगर एसजीएसटी की आईटीसी है तो वो फर्स्ट एसजीएसटी के पेमेंट में यूज होगी, या आपके पास
साथ में यूटीजीएसटी भी लिख दीजिए, तो वो यूटीजीएसटी के पेमेंट में यूज होगी। सेकेंड, वो आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज हो सकती है। ये बातें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली थी और यही तो है सेक्शन 49। ठीक है, तो आईटीसी कैसे क्लेम की जा सकती है? इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49, और यही तो मैनर है, यही तो मैनर है सेक्शन 49 का मैनर। तो नीचे क्या दे रखा है आपको? आपको आईटीसी कैसे क्लेम करनी है? इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49। क्लियर? तो आपने इनवर्ट सप्लाई ली, आपने इनवर्ट सप्लाई ली गुड्स और सर्विस की, उस पर इनपुट टैक्स लग के आया, आप उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। अब आपने जो इनवर्ट सप्लाई ली है, आपने जो इनवर्ट सप्लाई ली है, वो उसको यूज कहां करोगे आप? Which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business। ठीक है, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उस इनवर्ट सप्लाई को यूज कहां करेगा? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्लियर? एंड मतलब वो इनवर्ट सप्लाई बिजनेस पर्पस के लिए ली हुई होनी चाहिए। ध्यान से सुनो, वो इनवर्ट सप्लाई बिजनेस पर्पस से ली हुई होनी चाहिए। एंड एक और कंडीशन, सच आईटीसी शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सच पर्सन। वो आईटीसी उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है? देखो, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है जीएसटी कानून में, उसको जीएसटी पोर्टल पर यूजर आईडी और पासवर्ड होता है उसका। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी कानून में, जीएसटी पोर्टल उस पर्सन के लिए दो लेजर मेंटेन करती है। वो दो लेजर कौन से हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसके अलावा एक रजिस्टर भी मेंटेन होता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, खैर यहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की बात आई। ठीक, तो आईटीसी क्रेडिट हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। जीएसटी पोर्टल दो लेजर मेंटेन करती है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो देखो, इस बात को ऐसे समझो, इस बात को ऐसे समझो, अगर मान लो किसी पर्सन का आउटपुट टैक्स बन रहा है, आउटपुट टैक्स बन रहा है 10 लाख बन रहा है। ठीक, अब उसने जो भी इनवर्ट सप्लाई ली, उस पे जो भी टैक्स लग के आया, वो उसके कहां चला जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। तो फॉर एग्जांपल, इनवर्ट सप्लाई पर पेड इनपुट टैक्स है 6 लाख। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स बन रहा है 10 लाख और आईटीसी पड़ी है क्रेडिट लेजर में 6 लाख की, तो कैश में कितना भरना रहेगा? 4 लाख। तो वो पर्सन अपना आउटपुट टैक्स उसको पे करना है 10 लाख, वो आईटीसी यूज कर रहा है 6 लाख की, तो उसे गवर्नमेंट को नेट कितना पे करना है? बोलो, 4 लाख पे करना है ना। तो 4 लाख कैसे पे करेगा? उसे ये डिपॉजिट कराना होगा, ये पैसा उसे डिपॉजिट कराना होगा। तो डिपॉजिट करवा देगा, उसके बाद वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 लाख वो डिपॉजिट करा देगा, तो डिपॉजिट होने के बाद ये उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब देखो, अगर आपको बोला जाए इस पर्सन ने अपना 10 लाख का आउटपुट टैक्स कैसे पे किया,
आप बोलोगे 10 लाख का आउटपुट टैक्स इसने ऐसे पे किया कि इसने 6 लाख की आईटीसी यूज कर ली, जो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ी थी, और 4 लाख उसने डिपॉजिट कराया था जो उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा था। तो इसने 6 लाख डिपॉजिट कराया अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज करके, और 4 लाख डिपॉजिट कराया इसने अपना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूज करके। इस तरीके से उसका पूरा का पूरा आउटपुट टैक्स डिस्चार्ज हो गया, गवर्नमेंट को पेड हो गया। हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इसकी पूरी की पूरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफसेट हो गई। ठीक है, तो समझ आया कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है। तो आईटीसी कहां क्रेडिट हो जाती है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाती है। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में हमने इंपॉर्टेंट बात समझी, आईटीसी सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम कर सकता है। इनवर्ट सप्लाई पे जो इनपुट टैक्स लग के आया, बशर्ते उसने इनवर्ट सप्लाई बिजनेस पर्पस के लिए ली हुई होनी चाहिए, और ये आईटीसी उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगी। ये था सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। क्या समझ आया? कि आईटीसी सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही क्लेम कर सकता है। क्लियर? चलिए अब सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं। सबसेक्शन 1 में तो बताया एलिजिबल कौन? रजिस्टर्ड पर्सन। सबसेक्शन 2 सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2, इसमें बता रहे आईटीसी क्लेम करने की कंडीशंस। कंडीशंस क्या हैं? देखो कंडीशंस क्या हैं। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन। क्या कह रहे हैं? इस सेक्शन में कुछ भी लिखा हुआ हो, मतलब सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का ओवरराइडिंग इफेक्ट है। Registered person shall be entitled to take credit of any input tax in respect of any inward supply of goods or service or both to him. उसको आईटीसी तभी अलाउ होगी जब 4 कंडीशंस सेटिस्फाई हो। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर क्लॉज ए, बी, सी, डी दे रखा है, 4 क्लॉज दे रखे ABCD, और उसके अंदर आपको 4 कंडीशंस दे रखी है। तो 4 कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी तो ही इस रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है? क्लॉज ए, ही इज इन पोजेशन ऑफ ए टैक्स इनवॉइस। पोजेशन ऑफ ए टैक्स इनवॉइस, उसके पास इनवर्ड सप्लाई का, उसके पास इनवर्ड सप्लाई का टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। टैक्स इनवॉइस मतलब उस इनवॉइस के अंदर टैक्स लगा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके पास, कहने का मतलब परचेस का बिल होना चाहिए, उसके अंदर टैक्स लगा हुआ होना चाहिए, या डेबिट नोट होना चाहिए। ठीक है, डेबिट नोट क्या होता है इसकी बात वैसे हम डिटेल में आगे चलकर, एक चैप्टर आएगा टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वहां पर पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी आया है वर्ड तो उसको समझते ये है क्या? डेबिट नोट। ये एक तरीके से इनवॉइस ही होता है। इनवॉइस ये जैसा ही होता है, सप्लायर रेसिपिएंट को इश्यू करता है। जैसे सप्लायर रेसिपिएंट को इनवॉइस इश्यू करता है ना, वैसे ही सप्लायर रेसिपिएंट को डेबिट नोट भी इश्यू करता है। ठीक है, क्यों 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 इश्यू करता है? देखिए, सप्लायर ने रेसिपिएंट से अमाउंट कम चार्ज किया, अब चार्ज करना चाहता है। ठीक है, तो सप्लायर रेसिपिएंट को डेबिट नोट इश्यू करेगा। तो ये डेबिट नोट भी एक तरीके से क्या है? इनवॉइस ही है। वैसे इस डेबिट नोट की बातें हम चैप्टर में आगे आएगा, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वहां पर समझेंगे। ठीक है, हाल फिलहाल इसको एक इनवॉइस ही मान लो। चलिए, अब तो रेसिपिएंट को, रजिस्टर्ड है रेसिपिएंट, उसके पास क्या होना चाहिए? सप्लायर का इशूड
रेसिपिएंट के पास सप्लायर का इशूड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए या डेबिट नोट होना चाहिए। अब एक खास बात समझना, सप्लायर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो देखो आईटीसी चैप्टर पूरा का पूरा इस पर बेस्ड है, जब आपका सप्लायर भी जीएसटी कानून में रजिस्टर्ड हो और रेसिपिएंट जो आईटीसी क्लेम करना चाहता है वो भी जीएसटी कानून में रजिस्टर्ड हो। कहने का मतलब सप्लायर भी रजिस्टर्ड और रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो रेसिपिएंट के पास क्या होना चाहिए? सप्लायर का इशूड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। दोबारा सुनो, रेसिपिएंट के पास क्या होना चाहिए? सप्लायर का इशूड टैक्स इनवॉइस पोजीशन में होना चाहिए और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और भी कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। कैसा डॉक्यूमेंट वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। रूल 36 में दे रखा है वो कि और भी कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसके बेस पर जो किसने इशू किया, सप्लायर ने इशू किया, और रेसिपिएंट उसकी आईटीसी ले लेगा। समझे? तो रेसिपिएंट के पास सप्लायर का इशूड टैक्स इनवॉइस पोजीशन में होना चाहिए। क्लॉज बी, ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विस और बोथ, मतलब एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, उसको वो गुड्स और सर्विस एक्चुअली रिसीव हो चुका होना चाहिए, तभी उसे आईटीसी मिलेगी। ठीक है, अब इसमें हमने क्लॉज भी पढ़ा कि वो गुड्स और सर्विस एक्चुअली रिसीव होना चाहिए। तो क्या बहुत जरूरी है क्या गुड्स और सर्विस एक्चुअली रिसीव हो? नहीं रिसीव हुआ तो नहीं रिसीव हुआ तो आईटीसी नहीं मिलेगी। गुड्स और सर्विस एक्चुअली रिसीव होना चाहिए। ठीक है, बट एक एक्सेप्शन है जो कि इस क्लॉज बी के अंदर एक एक्सप्लेनेशन है, उसमें दे रखा है, कह रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट शैल बी डीम्ड दैट रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विस एज द केस में भी मान लेंगे कि रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को गुड्स और सर्विस एक्चुअली रिसीव हो गया है, मान लेंगे। ठीक है, तो वैसे तो एक्चुअल रिसीव होना चाहिए गुड्स और सर्विस, लेकिन एक्सप्लेनेशन में एक एक्सेप्शन दे रखा है। उस एक्सेप्शन के अंदर दे रखा है कि यस, गुड्स और सर्विस का एक्चुअली रिसीव होना जरूरी नहीं है, तब भी रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाएगी। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें, आगे दे रखा आपको पॉइंट नंबर 1, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड। ध्यान से समझना इसको। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर, सप्लायर ने गुड्स डिलीवर किया किसको? टू ए रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन को। अच्छा, रेसिपिएंट को गुड्स डिलीवर नहीं किया, एनी अदर पर्सन को किया ऑन द डायरेक्शन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब उस रजिस्टर्ड रेसिपिएंट के डायरेक्शन पर किसी दूसरे पर्सन को गुड्स डिलीवर किया गया। अच्छा, मतलब गुड्स रेसिपिएंट को डिलीवर नहीं किया सप्लायर ने, रेसिपिएंट के कहने पर किसी थर्ड पार्टी को गुड्स डिलीवर किया गया। और वो थर्ड पार्टी कौन है? वेदर एक्टिंग एज एन एजेंट और अदरवाइज। ठीक है, आप एक लैंग्वेज दे रखी है, बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, आइदर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स और अदरवाइज। ये जो लैंग्वेज है इसका क्या मीनिंग है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये वैसे कहलाता है बिल्ड टू शिप टू मॉडल। खैर, बिल्ड टू शिप टू मॉडल क्या होता है हम समझेंगे, बट इस लैंग्वेज का क्या मीनिंग है ये समझना है। तो देखो, इसको एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जोधपुर राजस्थान में रजिस्टर्ड हूं जीएसटी कानून में। ठीक है,
मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं और मेरा रजिस्ट्रेशन कहाँ का है? राजस्थान स्टेट। ठीक है, मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस जोधपुर में है। मैंने दिल्ली के किसी सप्लायर को गुड्स का ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे आपसे गुड्स खरीदना है। ठीक है, मैं राजस्थान का रेसिपिएंट और दिल्ली का सप्लायर, मैंने दिल्ली के सप्लायर को गुड्स परचेज करने के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब वो दिल्ली वाला सप्लायर ने गुड्स पैक करवाया और बिल बना दिया मेरे नाम का। बनाएगा कि नहीं बिल मेरे नाम का? यस, बनाएगा। तो वो दिल्ली वाला सप्लायर मेरे नाम से सेल का बिल बनाया उसने और मैंने उससे बोला ये गुड्स मैंने आपसे परचेज किया तो मुझे डिलीवर करो। तो उसने मुझे गुड्स डिलीवर करने के लिए दिल्ली से माल ट्रांसपोर्टेशन में जोधपुर के लिए रवाना किया। ठीक है, तो उसके लिए वो ट्रांसपोर्टर के पास गया। ध्यान से सुनो, वो दिल्ली वाला सप्लायर ट्रांसपोर्टर के पास गया। ठीक है, अब वो ट्रांसपोर्टर के पास जब गया तो ट्रांसपोर्टर ने गुड्स बुक कर लिया और ट्रांसपोर्टर ने काम किया क्या? बिल्टी बनती है, बिल्टी। ठीक है, बिल्टी क्या? गुड्स के मूवमेंट का प्रूफ होता है, ट्रांसपोर्टर देता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर ने बिल्टी इश्यू कर दी। देखो, दो काम हुए। दिल्ली के सप्लायर ने मेरे नाम का सेल का बिल इश्यू किया और ट्रांसपोर्टर ने बिल्टी इश्यू की, लेकिन किसको इश्यू की? दिल्ली के सप्लायर को। ठीक है, अब वो बिल्टी में रेसिपिएंट कौन शो हुआ? मैं शो हुआ कि मेरे को ये गुड्स रवाना होगा। ठीक है, अब बिल बन गया, बिल्टी बन गई। उसके बाद मेरे को बेंगलोर के कस्टमर से ऑर्डर मिला। मेरे को बेंगलोर के कस्टमर से ऑर्डर मिला तो मैंने दिल्ली के सप्लायर को बोला रुको, ये माल मुझे मत भेजो, ये माल मुझे जोधपुर राजस्थान मत भेजो। कहां भेजो? ये माल आप डायरेक्टली रवाना कर दो। मेरा कस्टमर है बेंगलोर में, वहां रवाना कर दो ये माल। ठीक है, तो देखो अब दिल्ली वाला सप्लायर क्या बोलेगा? मैं आपके नाम का बिल बना चुका हूं, सेल का बिल वो मेरे नाम का बना चुका और बिल्टी भी बनवा चुका वो। अब वो दिल्ली वाला सप्लायर ट्रांसपोर्टर को बोलेगा ये माल जोधपुर राजस्थान नहीं भिजवाना, कहां भिजवाना है? बेंगलोर भिजवाना है। ठीक है, तो बिल्टी तो बन चुकी थी। अब इस बिल्टी पर एंडोर्समेंट होगा और ये किसके नाम में एंडोर्स होगी बिल्टी? मेरे कस्टमर, बेंगलोर वाले कस्टमर के नाम से ये बिल्टी एंडोर्समेंट होगा। ठीक है, और ये माल अब दिल्ली से डायरेक्टली बेंगलोर रवाना होगा। दिल्ली से डायरेक्टली बेंगलोर रवाना होगा तो जोधपुर में तो मुझे रिसीव ही नहीं हुआ ना, तो ये गुड्स मुझे एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ। जबकि ये सेकंड कंडीशन क्या कह रही थी? गुड्स एक्चुअली रिसीव होना चाहिए, क्लॉज बी में दे रखा था। अब इस सिचुएशन में तो मुझे गुड्स एक्चुअली रिसीव हुआ ही नहीं। अरे तो वो दिल्ली के सप्लायर ने बिल तो मेरे नाम का बनाया था ना, बिल थोड़ी ना एंडोर्स होगा, बिल्टी एंडोर्स हुई है। अब तो वो जो दिल्ली के सप्लायर ने मुझे सेल का बिल इश्यू किया वो मेरी इनवर्ट सप्लाई है, बट वो गुड्स मुझे एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, मैंने दिल्ली के सप्लायर को डायरेक्शन दिया कि मेरे यहां माल मत भेजो, मेरे कस्टमर बेंगलोर में है उसको रवाना कर दो माल। तो इस सिचुएशन में तो मेरे को जोधपुर में, राजस्थान में ये गुड्स रिसीव ही नहीं हुआ, जबकि दिल्ली के सप्लायर ने सेल का बिल मेरे नाम का बनाया
और ये मेरे लिए इनवर्ट सप्लाई है। अब उस सेल के बिल के अंदर जो इनपुट टैक्स लगा है उसकी क्रेडिट मुझे मिलेगी कि नहीं? मिलेगी। उसकी आईटीसी मुझे मिलेगी, भले ही वो गुड्स मेरे को एक्चुअली रिसीव जोधपुर राजस्थान में नहीं हुआ। ठीक है, तो यही बात दे रखी है एक्सप्लेनेशन में। तो मान लेंगे, यहां क्लियर दे रखा है, it shall be deemed that the registered person has received the goods or service। मान लेंगे कि मेरे को गुड्स रिसीव हो गया और इस इनवर्ट सप्लाई की आईटीसी मुझे क्लेम करना अलाउ होगा, मैं ये आईटीसी ले पाऊंगा। बात समझे? ठीक है, तो क्लियर दे रखा था बिल्टी एंडोर्समेंट होना चाहिए बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। या तो मूवमेंट ऑफ गुड्स शुरू ही नहीं हुआ था, बिल्टी बन गई थी, या मूवमेंट शुरू भी हो गया था तब भी, आइदर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट और टाइटल टू गुड्स, यही कहलाता है बिल्टी एंडोर्समेंट। बात समझ आई? चलो, अब ये है एक्चुअली क्या, बिल टू शिप टू मॉडल। इसमें मुझे गुड्स एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ, तब भी इस इनवर्ट सप्लाई पे जो इनपुट टैक्स लगा हुआ है इसकी आईटीसी मुझे मिल जाएगी। बात समझ आई? चलिए, और अब ये बात सर्विसेज पर भी है, ये बात सर्विसेज पर भी है। वेयर द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर टू एनी पर्सन। सप्लायर सर्विस दे रहा है किसको? एनी पर्सन को, on the direction of or on account of such registered person। रजिस्टर्ड रेसिपिएंट ने सर्विस ली, लेकिन सर्विस सप्लायर ने डायरेक्टली किसको दी? थर्ड पार्टी को। रजिस्टर्ड रेसिपिएंट के कहने पर सप्लायर ऑफ सर्विस ने किसको सर्विस दी? थर्ड पार्टी को। तो भी माना जाएगा कि रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को वो सर्विस रिसीव हो गई। क्लियर? तो देखो, ये कहलाता है बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल, तो जिसमें रेसिपिएंट को गुड्स और सर्विस एक्चुअली रिसीव होता नहीं है, फिर भी मान लिया जाएगा कि उसको गुड्स और सर्विस एक्चुअली रिसीव हो गया है और रेसिपिएंट को आईटीसी का बेनिफिट अलाउ कर दिया जाएगा। ये बात गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन में लिखी। देखो, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते, देखो इसको हम एग्जाम्पल से समझते। देखो, बिल टू शिप टू मॉडल है ये, बिल टू शिप टू मॉडल। देखिए, बी ने ऑर्डर दिया, ढंग से समझना, बी ने ऑर्डर दिया ए को कि मुझे आपसे गुड्स खरीदना है। ठीक है, तो सप्लायर कौन? सोच के बताना। बी ने ए को ऑर्डर दिया कि मेरे को गुड्स सप्लाई करो। ठीक है, तो सप्लायर कौन? ए, सप्लायर होगा ए। ठीक है, और बी रेसिपिएंट। तो आपका सप्लायर इस केस में कौन है? ए, और रेसिपिएंट है बी। क्लियर? लेकिन बी रेसिपिएंट का कहना है ये गुड्स मेरे को मत भेजो, मेरा एक कस्टमर है सी, उसको रवाना कर दो। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स तो ए टू सी हुआ। मूवमेंट ऑफ गुड्स तो कहां से कहां तक हुआ? ए से सी तक। ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या था कि सी ने भी बी को ऑर्डर दे दिया था, मतलब सी जो है वो बी का कस्टमर है। समझे बात? तो एक्चुअल में देखा जाए ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, ए ने बी को सप्लाई दी और बी ने सी को सप्लाई दी, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स के दो ट्रांजैक्शन हुए कि नहीं? ये सप्लाई ऑफ गुड्स के दो ट्रांजैक्शन हुए, लेकिन मूवमेंट ऑफ गुड्स एक बार ही हुआ। ठीक है,
देखो सप्लाई के दो ट्रांजैक्शन हुए ना, ये ए टू बी और बी टू सी, ये सप्लाई के दो ट्रांजैक्शन है, लेकिन गुड्स का मूवमेंट तो एक ही बार हुआ। कहां से कहां तक? ए टू सी। क्लियर? डायरेक्टली ए टू सी माल चला गया, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स तो एक ही बार हुआ, लेकिन सप्लाई की ये दो ट्रांजैक्शन हैं, ए टू बी ये सप्लाई का फर्स्ट ट्रांजैक्शन, फिर बी टू सी ये सप्लाई का दूसरा ट्रांजैक्शन। तो सप्लाई के दो ट्रांजैक्शन हैं, लेकिन मूवमेंट ऑफ गुड्स तो एक ही बार हुआ। यह है बिल टू शिप टू मॉडल। चलो अब हम ये जो एग्जाम्पल है वो समझते हैं। आइए एग्जाम्पल। Mr. B is a trader who places an order on Mr. A for supply of goods. Mr. B ने ऑर्डर दिया Mr. A को कि आप मुझे गुड्स की सप्लाई करें। तो बताओ इसमें सप्लायर कौन? Mr. A और Mr. B रेसिपिएंट है। Mr. B रेसिपिएंट है, ठीक है। अब इतने में क्या हुआ? मिस्टर बी रिसीव्स ए बाइंग ऑर्डर फ्रॉम सी, ठीक है। मिस्टर बी को भी एक कस्टमर मिस्टर सी मिल गया फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को डायरेक्शन दिया कि आप ये गुड्स डायरेक्टली मेरे यहां मत भेजें, सी के यहां रवाना कर दें, ठीक है। और उसके बाद क्या किया? मिस्टर बी ने भी मिस्टर सी के नाम का सेल का इनवॉइस बना दिया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपके सप्लाई के दो ट्रांजैक्शन हुए कि नहीं हुए? देखो पहला ए ने बी को बिल इशू किया, फिर बी ने सी के नाम का बिल इशू किया, ये सप्लाई के दो ट्रांजैक्शन हुए, ठीक है। फिर दो द गुड्स, लेकिन गुड्स का मूवमेंट कहां से कहां हुआ? डायरेक्टली सी के यहां पर। तो ये गुड्स बी के यहां तो फिजिकली रिसीव ही नहीं हुआ, तो ये गुड्स बी के यहां फिजिकली रिसीव ही नहीं हुआ, ठीक है। अब लेकिन इस एक्सप्लेनेशन की वजह से क्या मान लिया जाएगा कि बी के यहां ये गुड्स रिसीव हो गया है और बी इस गुड्स की आईटीसी क्लेम कर पाएगा। जो उसको ए ने इशू किया था बिल, उस बिल में जो इनपुट टैक्स लगा है उसकी आईटीसी बी क्लेम कर पाएगा, भले ही बी को ये गुड्स एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ। समझे बात? चलो अब एक नीचे डायग्राम देखा आपको, सप्लायर ऑफ गुड्स है मिस्टर ए, ठीक है, और सप्लायर है ए, रेसिपिएंट बी, इनवॉइस ए ने बनाया बी के नाम का, ये सप्लाई का पहला ट्रांजैक्शन। इतने में ही बी को ऑर्डर मिला अपने कस्टमर सी से, ठीक है। तो ए ने क्या किया और बी ने अब ए को क्या बोला? मिस्टर ए आप ये गुड्स मेरे को रवाना मत करो, मेरे कस्टमर को डायरेक्टली रवाना कर दो, मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी के डायरेक्शन पर, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के डायरेक्शन पर मिस्टर सी को गुड्स डिलीवर कर दिया। मिस्टर सी कौन है? मिस्टर बी का कस्टमर, ठीक है। तो गुड्स का मूवमेंट तो ए टू सी हुआ, लेकिन सप्लाई के दो ट्रांजैक्शन हुए, पहला ट्रांजैक्शन ए टू बी और दूसरा ट्रांजैक्शन बी टू सी। क्लियर? गुड्स का मूवमेंट तो एक ही बार हुआ, ए टू सी, लेकिन सप्लाई के दो ट्रांजैक्शन हुए, ए टू बी फिर बी टू सी। बात समझ आ रही है? कुल मिलाकर इस सिचुएशन में बी को गुड्स एक्चुअली रिसीव हुआ ही नहीं ए से, फिर भी ए ने जो उसको इनवॉइस इशू किया था उसमें जो इनपुट टैक्स लगा था उसकी आईटीसी बी को अलाउ
हो जाएगी। समझे बात? चलो, ये बात है आपकी बिल टू शिप टू मॉडल। तो अंडर दिस मॉडल द गुड्स आर डिलीवर्ड टू ए थर्ड पार्टी ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन कौन? रेसिपिएंट बी, हु परचेसेस द गुड्स फ्रॉम द सप्लायर ए। तो रिसिप्ट ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी इंक्लूड्स डिलीवरी टू अनदर पर्सन। मिस्टर बी ने सी के यहां पर गुड्स डिलीवर कराया। क्यों? सी मिस्टर बी का कस्टमर था। ऑन द डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, डायरेक्शन किसने दिया था? मिस्टर बी ने। बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, और ये कैसे किया गया काम? बिल्टी एंडोर्समेंट करके, और अदरवाइज बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। बिल्टी एंडोर्समेंट कब किया गया? बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो क्या माना जाएगा? माना जाएगा इट शैल बी डीम्ड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स, उसे गुड्स रिसीव हो गया है और उसको आईटीसी मिल जाएगी। भले ही गुड्स थर्ड पर्सन को डिलीवर हुआ, तभी रेसिपिएंट बी को आईटीसी मिल जाएगी। बात समझ आ रही है? ठीक है। और ये जो बिल टू शिप टू मॉडल है ना, वो सर्विसेज पे भी एप्लीकेबल है, क्योंकि सेकेंड पॉइंट भी दे रखा है, वेयर द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर टू एनी पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ एंड ऑन अकाउंट ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। तो सर्विस के रेस्पेक्ट में भी बिल टू शिप टू मॉडल एप्लीकेबल है। तो वो बात आपको आगे नेक्स्ट पेज पर दे रखी है, देखो। बिल टू शिप टू मॉडल इज एप्लीकेबल टू सर्विसेज ऑल्सो। तो सप्लायर ऑफ सर्विस है मिस्टर ए, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है मिस्टर बी। ए ने इनवॉइस बनाया बी के नाम का, लेकिन सर्विस एक्चुअली सप्लाई की बी के कहने पर मिस्टर सी को। ठीक है। तो सर्विस एक्चुअली सप्लाई तो सी को हुई, लेकिन उस सर्विस का बिल ए ने बी के नाम का बनाया, वो सर्विस एक्चुअली बी को रिसीव नहीं हुई, बी के कहने पर सी को रिसीव हुई, तब भी उस सर्विस का बिल किसके नाम से बना था? बी के नाम से ना, तो आईटीसी बी को मिलेगी। क्लियर? बात समझ आ रही है? ये है बिल टू शिप टू मॉडल। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ? रेसिपिएंट को एक्चुअली गुड्स और सर्विस रिसीव नहीं हुआ, गुड्स और सर्विस थर्ड पार्टी को रिसीव हुआ। ठीक है, रेसिपिएंट के डायरेक्शन पर ही, तब भी रेसिपिएंट को एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ गुड्स और सर्विस, तब भी रेसिपिएंट को उस टैक्स इनवॉइस की आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है, ये बात गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन में लिखी और ये एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ लिया। चलिए, तो फर्स्ट कंडीशन ए क्या थी? ए थी, शुरू से आओ, पहली कंडीशन क्लॉज ए, रेसिपिएंट के पास सप्लायर का इशू टैक्स इनवॉइस होना चाहिए पोजीशन में। बी क्या था? उसको गुड्स और सर्विस एक्चुअली रिसीव होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशन में एक डीमिंग प्रोविजन दे रखा है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वो बिल टू शिप टू मॉडल की बात ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर क्लॉज सी, तो ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी। तो देखो क्लॉज सी में क्या बोला? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41। ये सेक्शन 41 क्या है? अभी इसकी बात करते हैं हम। टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवर्ट सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इनवर्ट सप्लाई रेसिपिएंट ने ली है, इनवर्ट सप्लाई के इनवॉइस के अंदर टैक्स लगा हुआ था। ठीक है, वो टैक्स किसको पे हो गया? गवर्नमेंट को पेड हो चुका होना चाहिए। तो बात को ऐसे समझो, आप रेसिपिएंट हो, आपने सप्लायर से कोई गुड्स और सर्विस लिया था, सप्लायर ने आपको टैक्स इनवॉइस दिया था। अब आपके एंगल से वो इनवर्ट सप्लाई है, उसके इनवॉइस के अंदर टैक्स लगा हुआ है, वो आपका इनपुट टैक्स है।
सप्लायर ने आपसे ये टैक्स चार्ज किया, बट उसने गवर्नमेंट को पे किया कि नहीं, ये भी देखा जाएगा। तो सप्लायर ने रेसिपिएंट को टैक्स इनवॉइस इशू किया, उसके अंदर उसने टैक्स चार्ज किया, तो सप्लायर ने वो टैक्स गवर्नमेंट को पे किया कि नहीं, ये भी देखा जाएगा। तो वो टैक्स गवर्नमेंट को एक्चुअली पेड होना चाहिए, एक्चुअली पेड। क्लियर? अब वो पे कैसे भी हो, कैश में हो या सप्लायर के पास आईटीसी पड़ी थी उसने यूज कर ली, ठीक है, सप्लायर के पास आईटीसी पड़ी थी वो उसने यूज कर ली अपने आउटपुट टैक्स के पेमेंट में, बट कुल मिलाकर उसने आउटपुट टैक्स पे तो कर लिया ना। तो वो टैक्स गवर्नमेंट को एक्चुअली पेड होना चाहिए, वो इनवर्ट सप्लाई का टैक्स गवर्नमेंट को एक्चुअली पेड होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। अब रेसिपिएंट को क्या पता कि सप्लायर ने वो टैक्स जो बिल के अंदर रेसिपिएंट से सप्लायर ने चार्ज किया है वो टैक्स सप्लायर ने गवर्नमेंट को जमा कराया कि नहीं, ये रेसिपिएंट को कैसे पता पड़ेगा? ठीक है, तो रेसिपिएंट क्या करे, उसकी प्रोविजनल आईटीसी ले ले, ठीक है, बाद में वो ऑनलाइन मैचिंग होगी जीएसटी पोर्टल पर, बाद में होगी वो तो रेसिपिएंट तो उसकी प्रोविजनल आईटीसी ले ले। हाँ, अभी आईटीसी प्रोविजनल है, कंफर्म्ड आईटीसी नहीं है, बट वो उसको अपने सेल्फ असेस्ड आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज कर पाएगा, ठीक है। तो आईटीसी उसको प्रोविजनली मिली है, बट वो इस प्रोविजनल आईटीसी को अपने सेल्फ असेस्ड आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज कर पाएगा, समझे कि नहीं? और चौथी कंडीशन क्या है? Yes, furnish the return under section 39, मतलब रेसिपिएंट ने अपना 3B फाइल कर दिया, रेसिपिएंट ने अपना 3B फाइल कर दिया, ठीक है। तो देखो यहां पर डी कंडीशन में दे रखा है रेसिपिएंट आप अपना रिटर्न सेक्शन 39 वाला फाइल कर दो, और सेक्शन 39 वाला रिटर्न नॉर्मली होता है जीएसटीआर 3B, तो जीएसटीआर 3B उसने फाइल कर दिया, तो वो आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। तो देखो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 आपको 4 कंडीशन कह रहा है। क्लॉज ए, रेसिपिएंट आपके पास सप्लायर का इशूड टैक्स इनवॉइस पोजीशन में होना चाहिए। बी, क्लॉज बी क्या, आपको रेसिपिएंट आपको वो गुड्स और सर्विस एक्चुअली रिसीव हो चुका होना चाहिए, ठीक है। और क्लॉज सी क्या, सप्लायर ने रेसिपिएंट को जो टैक्स इनवॉइस इशू किया उसके अंदर जो टैक्स चार्ज किया वो सप्लायर ने गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया है, पे कर दिया है। और कंडीशन नंबर डी, रेसिपिएंट ने अपना सेक्शन 39 का रिटर्न फाइल कर दिया है, मतलब जीएसटीआर 3B। जब ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो रेसिपिएंट को आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर? देखो इस बात को ऐसे समझो, जो जीएसटी कानून होता है ना वो कहता है रिटर्न फाइल करने आपको। थोड़ा बहुत रिटर्न की बातें समझते हैं हम कि जीएसटी कानून में कौन से रिटर्न होते हैं। देखो जीएसटीआर 1 ये होता है आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न, जिसमें डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई दी जाती है, मतलब सेल्स, ठीक है। फिर जीएसटीआर 2 ये इनवर्ट सप्लाई, इसमें इनवर्ट सप्लाई मतलब परचेस की डिटेल देनी होती है। तो बहुत सिंपल है, देखो जीएसटीआर 1 के अंदर सेल्स की डिटेल देनी होती है, मतलब आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल। जीएसटीआर 2 के अंदर इनवर्ट सप्लाई मतलब परचेस की डिटेल देनी होती है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने कहा एक रिटर्न होता है जीएसटीआर 3 ऑपरेशनल नहीं हो पाया क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए गवर्नमेंट को एक सिंप्लीफाइड रिटर्न बनाना पड़ा और उसका नाम क्या हुआ फिर जीएसटीआर 3B।
क्लियर। फिर गवर्नमेंट ने कहा जीएसटीआर 2 भी फाइल नहीं करना है, तो प्रैक्टिकली रजिस्टर्ड पर्सन क्या फाइल कर रहा है, सिर्फ जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी। समझे बात। जीएसटीआर 2 एट प्रेजेंट ऑपरेशनल नहीं है और जीएसटीआर 3 ये भी ऑपरेशनल नहीं है। जीएसटीआर 3 की जगह गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 3B लॉन्च कर दिया था, तो समरी रिटर्न कहलाता है। ठीक है, जीएसटीआर 3B में इतनी डिटेल नहीं होती है। समझे बात। तो कंडीशन नंबर डी में क्या बोला, रेसिपिएंट ने जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया है। अब एक बात समझते और भी। देखो, जो सप्लायर होता है वो भी रजिस्टर्ड है, मान लो रेसिपिएंट है वो भी रजिस्टर्ड है। अरे मैंने पहले ही बोला था, आईटीसी का पहिया तभी घूमता है जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों जीएसटी कानून में रजिस्टर्ड हो। तो सप्लायर सप्लाई कर रहा है रेसिपिएंट को, ये सप्लायर अपनी आउटवर्ड सप्लाई है, ये इसकी डिटेल वो जीएसटीआर 1 में देगा। अब एक बात समझना, जीएसटीआर 2 ऑपरेशनल नहीं है एट प्रेजेंट, लेकिन जैसे ही ये सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेगा ना, रेसिपिएंट के वो डिटेल, वो रेसिपिएंट की इनवर्ट सप्लाई है, रेसिपिएंट की वो इनवर्ट सप्लाई है ना, वो उसकी डिटेल ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगी, मतलब अपने आप आ जाएगी। किसमें, रेसिपिएंट का जीएसटी पोर्टल पर अपने आप जीएसटीआर 2A बन जाएगा और उसमें ये इनवर्ट सप्लाई अपने आप ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगी। कब? अरे जब इधर सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, वो सप्लायर की आउटवर्ड सप्लाई है, तो इधर वो रेसिपिएंट की इनवर्ट सप्लाई है, वो डिटेल रेसिपिएंट के अपने आप ऑटो पॉपुलेट होके जीएसटीआर 2A में आ जाती है। सिस्टम समझ रहे हो जीएसटी पोर्टल का, इस तरीके से होता है। तो देखो, अब आपको क्या दे रखा नीचे, द डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज आर ऑटो पॉपुलेटेड इन जीएसटीआर 2A ऑफ द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2A में इनवर्ट सप्लाई की डिटेल अपने आप ऑटो पॉपुलेट होके आ जाती है when respective suppliers file their GSTR 1। और जो आईटीसी है ना, वो उसके प्रोविजनल बेसिस पे भी आ जाती है, बट वो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को फिर फाइनली क्लेम करनी पड़ती है जीएसटीआर 3B फाइल करके। तो ध्यान से समझो, जो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है उसके आईटीसी आ गई, क्योंकि उसकी इनवर्ट सप्लाई की डिटेल ऑटो पॉपुलेट होके जीएसटीआर 2A में आ गई। ठीक है, बट ये आईटीसी वो प्रोविजनल है, ये रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को क्लेम करनी पड़ेगी। कैसे क्लेम करेगा वो, किसमें क्लेम करेगा? इसके लिए रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को जीएसटीआर 3B फाइल करना होगा, उसमें उसको ये आईटीसी फाइनली क्लेम करनी होगी। ठीक है, ये सिस्टम है। तो 4 कंडीशन थी कि रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को अपनी इनवर्ट सप्लाई पर लगे हुए इनपुट टैक्स की आईटीसी मिल जाएगी अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो 4 कंडीशन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में क्लॉज A, B, C, D दे रखा है। ठीक है, उनमें ये 4 कंडीशंस हैं, ये सेटिस्फाई हो जाए तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर? चलो अब हम समझते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ही चल रहा है हमारा। इसके अंदर आपको 3 प्रोविजो दे रखे।
सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंदर आपको 3 प्रोविजो दे रखे हैं, वो भी समझने पड़ेंगे। देखो, फर्स्ट प्रोविजो, वेयर द गुड्स अगेंस्ट एन इनवॉइस, ध्यान रखना एन इनवॉइस लिखा है, आर रिसीव्ड इन लॉट्स, एक ही परचेस के बिल का, एक ही परचेस बिल का माल आपको लॉट्स में, इंस्टॉलमेंट्स में, किस्तों में मिल रहा है, एक ही परचेस बिल है, उस इनवॉइस का आपको गुड्स लॉट्स में मिल रहा है, इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है। सपोज आपका परचेस का बिल है 1 लाख का, ध्यान से सुनो, आपका परचेस का बिल है 1 लाख का, उस पे 18,000 का जीएसटी लगा हुआ है, तो बिल टोटल 1,18,000 का है। लेकिन ये गुड्स आपको पूरा का पूरा एक साथ रिसीव नहीं हुआ, लॉट्स में मिला, ठीक है। तो पहले 30,000 का माल, फिर 30,000 का, फिर 40,000, तो ऐसे गुड्स आपको 3 लॉट्स में मिला, किस्तों में मिला। तो क्या इस परचेस इनवॉइस की पूरी आईटीसी 18,000 का आपको बेनिफिट मिल जाएगा क्या? तो उसका जवाब यहां दे रखा है आपको फर्स्ट प्रोविजो में, रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट अपॉन रिसिप्ट ऑफ द लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट। रेसिपिएंट को जब उस परचेस इनवॉइस की लास्ट इंस्टॉलमेंट लॉट रिसीव होगा, तब उस परचेस इनवॉइस से कनेक्टेड पूरी की पूरी आईटीसी लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट रिसीव होने पर ही मिलेगी। ध्यान से सुनो, उस परचेस इनवॉइस की पूरी आईटीसी कब मिलेगी? इंस्टॉलमेंट वाइज नहीं मिलेगी, जब लास्ट लॉट इंस्टॉलमेंट, उस परचेस इनवॉइस का लास्ट लॉट मिला तब मिलेगी उस परचेस इनवॉइस की पूरी आईटीसी, ठीक है। तो देखो, इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। XYZ मेक्स एन एडवांस पेमेंट इन अगस्त में एडवांस पेमेंट कर दिया और ऑर्डर दिया 10 MT ऑफ ए पर्टिकुलर केमिकल, और वो केमिकल शॉर्ट सप्लाई में रहता है, ठीक है। सप्लायर ऑफ द केमिकल रेजेस बिल फॉर द एंटायर अमाउंट इन अगस्त। सप्लायर ने पूरे अमाउंट का बिल बना दिया, ठीक है। जैसे एडवांस दिया था उसको 10,000 ही, और उसको बोला था आपसे माल 1 लाख का लेना है, ठीक है। तो उसने 1 लाख एडवांस रिसीव होते ही उसने बिल पूरे 10,000 एडवांस मिला, 10,000 मिला एडवांस, और बिल बनाना था 1 लाख का। तो 10,000 एडवांस मिलते ही सप्लायर ने पूरे 1 लाख का बिल बना दिया, ठीक है। और 1 लाख में, 1 लाख के बिल में उसने जीएसटी भी लगा दिया पूरे 1 लाख पर, ठीक है, और टैक्स ले लिया। अब बिल तो बन गया पूरा 1 लाख का। अब केमिकल इज डिलीवर्ड इन लॉट्स। अब ध्यान से सुनो, वो केमिकल आपको लॉट्स में मिला, ठीक है। बिल तो पूरा बन चुका था। अब ओवर ए पीरियड ऑफ 3 months आपको 3 महीनों में वो गुड्स मिला लॉट्स में, एंड द सप्लाई पूरी वो कंप्लीट हो पाई नवंबर, मतलब नवंबर तक आपको वो गुड्स लॉट्स में आता रहा, ठीक है। अब दो द XYZ पेड सम टैक्स इन एडवांस, एडवांस पे भी टैक्स लगा दिया था एज अर्ली एज अगस्त, लेकिन आईटीसी कब मिलेगी? अरे परचेस इनवॉइस एक ही बना, एडवांस पहले भले ही दे दिया गया हो, ठीक है, लेकिन इस पूरे परचेस इनवॉइस से कनेक्टेड आईटीसी, इस पूरे परचेस इनवॉइस से कनेक्टेड आईटीसी कब मिलेगी? ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द केमिकल इन द मंथ ऑफ नवंबर। आपकी सारी सप्लाई कंप्लीट नवंबर में जाकर हुई, ठीक है। लास्ट इंस्टॉलमेंट उस केमिकल की आपको नवंबर में मिली, तो उस पूरे परचेस इनवॉइस की आईटीसी आप नवंबर में ले पाएंगे, ठीक है। बात समझ आई? चलिए, अब
अब बात करते हैं हम सेकंड प्रोविजो की। सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, ये एक तरीके से 180 डेज का रूल है। 180 डेज का रूल कैसे? सेकंड प्रोविजो को पहले हम एक इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। सेकंड प्रोविजो एक तरीके से 180 डेज का रूल है। क्या? सप्लायर ने गुड्स और सर्विस की सप्लाई दी रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट के लिए वो इनवर्ट सप्लाई है, उस बिल के अंदर जो टैक्स लगा है वो रेसिपिएंट के लिए इनपुट टैक्स है। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो वो उस इनपुट टैक्स की क्रेडिट क्लेम करेगा। ठीक है, गुड्स और सर्विस उसको रिसीव हो गया, उसके पास परचेस का इनवॉइस भी पोजीशन में है, सप्लायर ने वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा दिया और इधर रेसिपिएंट ने अपना सेक्शन 39 वाला रिटर्न जीएसटीआर 3B फाइल कर दिए। ठीक है, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड, रेसिपिएंट ने आईटीसी ले ली। लेकिन रेसिपिएंट ने आईटीसी भले ही ले ली, ये आईटीसी उसे रिवर्स करनी पड़ सकती है। अरे रेसिपिएंट, आप आईटीसी लेके बैठे हो, आपको ये आईटीसी रिवर्स करनी पड़ सकती है, मतलब लेने के बाद छोड़नी पड़ सकती है। अगर आपने इस 180 डेज के रूल की कंप्लायंस नहीं की। ये 180 डेज का रूल क्या है? अब ध्यान से सुनो, ये 180 डेज का रूल क्या है? सप्लायर ने सप्लाई कर दी रेसिपिएंट को, इनवॉइस इशू कर दिया। अब रेसिपिएंट की ड्यूटी है कि रेसिपिएंट सप्लायर के इस इनवॉइस का पेमेंट करे इनवॉइस की एक्चुअल इशू डेट से 180 डेज के अंदर। रेसिपिएंट सप्लायर के इनवॉइस का पेमेंट करे 180 डेज के अंदर, और अगर रेसिपिएंट सप्लायर के इनवॉइस का पेमेंट नहीं करता सप्लायर को, तो रेसिपिएंट ने जो आईटीसी उस इनवर्ट सप्लाई के टैक्स इनवॉइस की आईटीसी जो रेसिपिएंट ने ले ली थी, वो उसको रिवर्स करनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये बात है आईटीसी रिवर्सल की। सेकेंड प्रोविजो बात कर रहा है आईटीसी रिवर्सल की, जो रेसिपिएंट ऑलरेडी आईटीसी ले चुका है, आईटीसी ऑलरेडी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, वो आईटीसी रेसिपिएंट को रिवर्स करनी पड़ेगी अगर रेसिपिएंट सप्लायर के बिल का पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं करता। ठीक है, तो देखो अब पढ़ते लैंग्वेज। वेयर ए रेसिपिएंट फेल्स टू पे टू द सप्लायर, वेयर ए रेसिपिएंट फेल्स टू पे टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ। लेकिन लैंग्वेज ध्यान से समझना, ब्रैकेट में देखा अदर देन द इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, मतलब ये 180 डेज का रूल आरसीएम वाली इनवर्ट सप्लाई पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ऐसी इनवर्ट सप्लाई जिस पर रेसिपिएंट को ही आरसीएम की वजह से टैक्स देना पड़ता है, उस केस में ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। अरे सीधे सीधे बोलते ना कि ये सेकंड प्रोविजो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के केस में ही एप्लीकेबल है। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म क्या? जब सप्लायर ने रेसिपिएंट को टैक्स इनवॉइस इशू किया, उस इनवॉइस के अंदर सप्लायर ने रेसिपिएंट से टैक्स चार्ज कर लिया। जब सप्लायर ने रेसिपिएंट को टैक्स इनवॉइस इशू किया, उसके अंदर ही सप्लायर ने रेसिपिएंट से टैक्स चार्ज कर लिया। वही तो कहलाता है नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। वहीं पर ही ये 180 डेज का रूल लगेगा। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? द अमाउंट पेड, अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई अलोंग विथ टैक्स पेबल देयरऑन विद इन 180 डेज। मतलब रेसिपिएंट क्या पे करे सप्लायर को? वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स भी। ठीक है,
180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। सप्लायर ने जब वो टैक्स इनवॉइस रेसिपिएंट को इश्यू किया, इनवॉइस इश्यू की एक्चुअल डेट से 180 दिन के अंदर रेसिपिएंट सप्लायर को उस वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो सप्लाई का कंसीडरेशन पे करते। ठीक है, अगर नहीं करता तो रेसिपिएंट पे गाज गिरेगी। क्या गिरेगी गाज? देखो, एन अमाउंट इक्वल टू आईटीसी अवेल्ड बाय द रेसिपिएंट। जो रेसिपिएंट ने आईटीसी ले ली थी वो उसको रिवर्स करनी पड़ेगी, और रिवर्स करने का तरीका क्या बता रहे? शैल बी एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। वो रेसिपिएंट की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दी जाएगी। देखो, रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी, और आईटीसी रिवर्स करने का तरीका क्या बता रहे कि रेसिपिएंट आप ये आईटीसी अपने आउटपुट टैक्स में ऐड कर दो। ठीक है, अच्छा, इस पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेसिपिएंट को दिक्कत होगी अगर उसने सप्लायर को उसके बिल का पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं किया, तो उस रेसिपिएंट ने जो आईटीसी ऑलरेडी ले ली थी वो उसको रिवर्स करनी पड़ेगी। और रिवर्स कैसे होगी? रेसिपिएंट को अपने आउटपुट टैक्स में ऐड करना होगा। ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट भी पे करना होगा। अच्छा, कितना पे करना होगा और कैसे ऐड होगा? इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। वो आपको अभी नहीं बताएंगे, वो आपको रूल 37 जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, रेसिपिएंट को ये आईटीसी रिवर्स करनी होगी, और रिवर्स करने का तरीका क्या? रेसिपिएंट अपने आउटपुट टैक्स में ये आईटीसी ऐड कर दे। ठीक है, और इस पर रेसिपिएंट को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा वो बाद में बात करेंगे ना, रूल 37 में। ठीक है, अभी तो हम कंसेप्चुअल बात कर रहे हैं। क्या? आईटीसी रेसिपिएंट रिवर्स करे। कैसे रिवर्स करे? अपने आउटपुट टैक्स में ऐड कर दे, और उस पे रेसिपिएंट को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब कौन से महीने में ऐड करे, किस रेट से इंटरेस्ट दे, इंटरेस्ट कितना, किस पीरियड का लगेगा, उसकी सारी बात हम आगे चलकर रूल 37 में करेंगे। क्लियर? चलो, अच्छा, एक इश्यू और राइज होता है। अगर रेसिपिएंट उस सप्लायर के इनवॉइस का पूरा पेमेंट ना करे, पार्ट पेमेंट करे, तो क्या होगा? तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलेगी और प्रोपोर्शनेट रिवर्स हो जाएगी। समझे बात? चलो, अब एक थर्ड प्रोविजो भी दे रखा है। थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, थर्ड प्रोविजो। अच्छा, थर्ड प्रोविजो भी सेकंड प्रोविजो से ही कनेक्टेड है। देखो, रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करनी पड़ी, छोड़नी पड़ी। क्यों? उसने सप्लायर के बिल का पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं किया, तो ये आईटीसी उसे छोड़नी पड़ी। अब एक इश्यू अराइज होता है कि अगर रेसिपिएंट सप्लायर के बिल का पेमेंट कर दे, चाहे 180 दिन बाद ही सही, चाहे 180 दिन बाद ही सही, पेमेंट कर दिया रेसिपिएंट ने सप्लायर को, तो क्या रेसिपिएंट ने जो आईटीसी रिवर्स की थी, छोड़ी थी, वो उसको दोबारा मिल जाएगी क्या? यस, रेसिपिएंट को वो जो आईटीसी उसने रिवर्स की थी पहले, वो उसको दोबारा मिल जाएगी। इसको हम कहते हैं रीक्रेडिट और रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी बाय द रेसिपिएंट। और ये बात थर्ड प्रोविजो में रखी है। द रेसिपिएंट शैल बी एंटाइटल्ड टू आईटीसी अगेन इन जीएसटीआर 3B में ले लेगा वो आईटीसी दोबारा, विदाउट एनी टाइम लिमिट। ठीक है, दोबारा ले लेगा, और इस रीअवेलमेंट पर, रीक्रेडिट पर 180 दिन की टाइम लिमिट नहीं लगेगी। दोबारा लेने पर 180 दिन की टाइम लिमिट नहीं। ठीक है, तो जो आईटीसी उसने रिवर्स की थी ना पहले,
उसका वो रीअवेलमेंट कर लेगा, रिक्रेडिट कर लेगा। कब? जब भी वो सप्लायर को उसके बिल का पेमेंट कर देगा। अच्छा, बिल का पेमेंट कर देगा मतलब क्या? वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स दोनों। अरे सप्लायर के बिल का पेमेंट करने का क्या मतलब? रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट कर रहा है उसके बिल का, मतलब उस बिल में वैल्यू ऑफ सप्लाई था प्लस टैक्स भी तो था। ठीक है, तो जैसे मान लो कि 1 लाख आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई थी और टैक्स था 18,000, तो क्या पूरा 1,18,000 रेसिपिएंट सप्लायर को पे करे? भले ही वो 180 दिन बाद कर रहा है तो भी क्या पूरा 1,18,000 करे? यस, वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख प्लस टैक्स दोनों रेसिपिएंट पूरा का पूरा पे करे सप्लायर को, चाहे 180 दिन बाद ही कर रहा है। ठीक है, और जब वो ऐसा करेगा रेसिपिएंट को आईटीसी दोबारा मिल जाएगी। बात समझे? तो 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता रेसिपिएंट सप्लायर के बिल का, तो जो आईटीसी उसने ले ली थी वो रिवर्स करे, और 180 दिन बाद ही सही रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया उसके बिल का, तो रेसिपिएंट दोबारा ले ले आईटीसी। ठीक है, तो ये इस तरीके से थर्ड प्रोविजो, 3 प्रोविजो दे रखे हैं सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में 3 प्रोविजो दे रखे हैं। फर्स्ट प्रोविजो किससे रिलेटेड है? गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स। फर्स्ट प्रोविजो में क्या बोला? गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स। ठीक है, और सेकेंड प्रोविजो और थर्ड प्रोविजो में 180 डेज रूल वाली बात थी। समझ आई बात? चलो हम रूल 37 बाद में समझेंगे। ठीक है, अच्छा रूल 36 भी है, वो भी हम बाद में समझेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में। चलो अब आगे बात करते हैं। देखो आगे आपको सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 दे रखा है, where the registered person has claimed depreciation on the tax component of the cost of capital goods or plant machinery under the provisions of Income Tax Act। ठीक है, अब इस बात को ऐसे समझो। देखो सपोज मशीन खरीदी गई, कैपिटल गुड्स है, यस, एक मशीन खरीदी गई, एक मशीन खरीदी गई, उसका इनवॉइस आया, उसके अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई दे रखी थी, सपोज 1 लाख। ठीक है, और उस पे जीएसटी लगा हुआ था 18%, 18,000। ठीक है, तो ये परचेस इनवॉइस था मशीन का, कैपिटल गुड्स खरीदा गया। अगर रेसिपिएंट इस पूरे 1,18,000 पे डेप्रिसिएशन लेता है रेसिपिएंट, तो उसे इस 18,000 की आईटीसी नहीं मिलेगी। क्यों? उसने पूरे 1,18,000 पे डेप्रिसिएशन ले लिया, मतलब उसने इस 18,000 पे भी डेप्रिसिएशन ले लिया, मतलब बिल के अंदर जो टैक्स कंपोनेंट था जिसकी आईटीसी मिलनी थी, उस टैक्स कंपोनेंट पर भी अगर अंडर इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया गया है, तो उस टैक्स कंपोनेंट 18,000 की आईटीसी नहीं मिलेगी। तो क्या करना चाहिए? क्या लगता है आपको? तो फिर डेप्रिसिएशन, अगर कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इस 18,000 की आईटीसी लेनी है ना, तो आप डेप्रिसिएशन 1 लाख पे ही लगाओ। क्लियर? बात समझे कि नहीं? तो देखो इस बात को यहां दे रखा आपको,
सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में, where the registered person has claimed depreciation on the tax component of the cost of capital goods under Income Tax Act. तो ITC of such tax component, ध्यान से सुनो, ITC of such tax component shall not be allowed. अरे शॉर्ट में बोलो ना, ITC not allowed if depreciation claimed on tax component. अगर टैक्स कंपोनेंट पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया गया है तो उस टैक्स कंपोनेंट की आईटीसी नहीं मिलेगी। क्लियर? चलिए अब सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 पढ़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा लेट से लेट आप कब तक आईटीसी ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपका जुलाई 2019 में टैक्स इनवॉइस आ चुका था, आप रेसिपिएंट हो, सप्लायर से आप गुड्स और सर्विस परचेस कर चुके हो जुलाई 2019 में, बट ये आईटीसी आपको जुलाई 2019 में ले लेनी चाहिए थी, बट भूल गए। अब कोई डेट है क्या लास्ट कि उस डेट के बाद क्लेम नहीं कर पाएंगे, उस डेट तक क्लेम कर लो? यस। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में आपको टाइम लिमिट बताई जा रही है फॉर अवेलिंग आईटीसी। लास्ट टू लास्ट आप इस डेट तक ही आईटीसी ले सकते हैं। अगर भूल गए हैं लेना तो लास्ट टू लास्ट आप इस डेट तक ही आईटीसी ले सकते हैं। तो रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी। बात नेगेटिव सेंस में कही जा रही है कि इस डेट के बाद नहीं ले सकते, मतलब इस डेट तक ले सकते हैं। In respect of any invoice or debit note for supply of goods service or both after, इस डेट के बाद नहीं ले सकते। दो डेट्स दी है। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। ध्यान से सुनना, सितंबर का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट कौन सा सितंबर? फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। वो जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके बाद जो सितंबर आएगा, फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद जो सितंबर आएगा, ठीक है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर जिससे ये इनवॉइस या डेबिट नोट रिलेटेड है, मतलब इनवॉइस जिस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है। जब वो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके बाद जो सितंबर आएगा, उस सितंबर का जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है। समझ आ रही बात? ठीक है। इन शॉर्ट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर सितंबर मंथ ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब और वो होता है आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 20 अक्टूबर, ठीक है। और द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न, उस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल होने की एक्चुअल डेट व्हिचएवर इज अर्लियर। मतलब ये दो डेट्स बताई हैं, इन दो डेट्स में से जो भी अर्लियर है, लास्ट टू लास्ट आप आईटीसी तभी ले सकते हैं अगर आप आईटीसी लेना भूल गए हैं, ठीक है। देखो इस बात को हम ऐसे समझते हैं, सपोज आपकी कोई इनवर्ट सप्लाई है, चाहे गुड्स की है चाहे सर्विस की है, जुलाई 2019, लेकिन आप आईटीसी लेना भूल गए। कब? जुलाई 2019 में आप इस इनवर्ट सप्लाई का जो इनपुट टैक्स था उसकी आईटीसी लेना भूल गए। तो अब सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 आपको क्या टाइम बता रहा है कि अगले फाइनेंशियल ईयर का जो सितंबर होगा, देखो कौन सा फाइनेंशियल ईयर है ये 2019-21 ना, ठीक है। तो ये जब एंड होगा उसके बाद जो सितंबर आएगा, तो कौन सा सितंबर आएगा? सितंबर 2020 का रिटर्न जब फाइल होगा उसकी ड्यू डेट। अच्छा, तो ड्यू डेट क्या है? सितंबर
2020 का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 20 अक्टूबर, ठीक है। और इस ईयर का रेलेवेंट ईयर क्या है? 2019-20, 2019-20 रेलेवेंट ईयर का जो एनुअल रिटर्न होगा उसको फाइल करने के लिए आपको 9 महीने मिलते हैं। तो वो कब तक फाइल करना होगा? 31 दिसंबर 2020। ये ड्यू डेट है ये। पहले भी फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों में से जो भी अर्लियर हो, लास्ट टू लास्ट आप आईटीसी तब तक ही क्लेम कर सकते हो। ध्यान रखना ये 31 दिसंबर क्या है? ड्यू डेट है, ठीक है। हमको यहां एक्चुअल डेट देखनी है। एक्चुअल तो पहले भी हो सकता है ना, हमको एनुअल रिटर्न की एक्चुअल डेट देखनी है, ठीक है। ये सितंबर वाली तो ड्यू ही देखनी है, ड्यू डेट ही देखनी है, लेकिन ये एनुअल रिटर्न वाली हमें एक्चुअल डेट देखनी है। दोनों में से जो भी अर्लियर हो, क्लियर। लास्ट टू लास्ट हम आईटीसी तभी क्लेम कर पाते हैं। अब एक प्रैक्टिकल बात समझना, एनुअल रिटर्न लोग बहुत लेट लतीफी से फाइल करते हैं और लास्ट डेट अगर 31 दिसंबर 2020 है तो लास्ट में जागते हैं सब लोग, ठीक है। अपने यहां का सिस्टम यही है, लोग लास्ट डेट को ही रिटर्न फाइल करते हैं। इसलिए जीएसटी पोर्टल पर ट्रैफिक जाम हो जाता है और कई बार फिर गवर्नमेंट को रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट एक्सटेंड करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं ये मान रहा हूं कि लास्ट डेट को एनुअल रिटर्न फाइल हो रहा है, एक्चुअल डेट यही है। तो आप लास्ट टू लास्ट आईटीसी कब ले पाएंगे? 20 अक्टूबर तक। लेकिन अब एक बात समझना, 20 अक्टूबर तक तो क्लेम कर पाएंगे, लेकिन वो आईटीसी क्लेम किसमें करोगे? सितंबर 2020 की रिटर्न में। सितंबर 2020 का जब जीएसटीआर 3 भी जाएगा उसमें हम वो आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। तो देखो, आपकी जुलाई की आईटीसी है, ये आपकी आईटीसी कब की है? ये आपकी आईटीसी है जुलाई की, जुलाई 2019 की, ठीक है। बट आप इसको क्लेम किस में कर रहे हो? सितंबर 2020 का जीएसटीआर 3B इसमें क्लेम कर रहे हैं। इसके बाद नहीं क्लेम की जा सकेगी, ठीक है। तो लास्ट टू लास्ट आप इस डेट तक ही क्लेम कर सकते हैं आईटीसी। तो देखो क्या बोला, दोबारा समझो। देखो, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। मतलब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर सितंबर मंथ ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। ये आईटीसी पहली बार लेने के लिए है, ठीक है। एक हमने समझा था ना कि थर्ड प्रोविजन में जो आईटीसी रिवर्स की थी वो दोबारा ले सकते हैं, रीअवेल कर सकते हैं। तो इश्यू राइज होता है, ये टाइम लिमिट जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में दे रखी है, ये टाइम लिमिट रियल अवेलमेंट और रिक्रेडिट पर नहीं लगेगी। ये आईटीसी पहली बार क्लेम करने पर ही है टाइम लिमिट। जो आईटीसी रिवर्स कर दी थी और दोबारा रीअवेल कर रहे हैं, उस पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट नहीं लगेगी। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट पहली बार जो आईटीसी क्लेम की जा रही है उसके लिए है। जो आईटीसी रिवर्स करके दोबारा ले रहे हैं उस पर नहीं है ये टाइम लिमिट। बात समझे कि नहीं? चलो अब आते हैं हम एनालिसिस दे रखा आपको नीचे। एनालिसिस, द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 20 अक्टूबर तक फाइल करना होता है, ठीक है। देखो, जीएसटीआर 1 अगले महीने की 10 तारीख तक फाइल करना होता है और जीएसटीआर 3 भी अगले महीने की 20 तारीख तक फाइल करना होता है, क्लियर।
देखो हमने रिटर्न फाइलिंग की बातें समझी थी। देखो ये जीएसटीआर 1 अगले महीने की 10 तारीख तक फाइल करना होता है और 3B अगले महीने की 20 तारीख तक फाइल करना होता है। समझे बात? चलो ये बेसिक बातें हैं। ये बातें हम वैसे रिटर्न चैप्टर जब पढ़ेंगे हम डिटेल में और डिटेल में समझेंगे हम वहां पर। अब देखो एनालिसिस में तो सितंबर का रिटर्न फाइल होना है 20 अक्टूबर तक और एनुअल रिटर्न ये फाइनेंशियल ईयर वो सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर तक होना है। ठीक है, तो अंडरलाइंग रीजनिंग ऑफ दिस टाइम लिमिट, गवर्नमेंट ने ये टाइम लिमिट क्यों रखी उसका रीजन समझ रहे हैं हम। नो चेंज इन द रिटर्न इज परमानेंट। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप रिटर्न में चेंज करें इस डेट के बाद। कब? आफ्टर सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और अगर एनुअल रिटर्न पहले फाइल हो गया है सितंबर से पहले तो एनुअल रिटर्न फाइल होने के बाद चेंज ना हो। समझे बात? देखो अगर 20 अक्टूबर आप पहले रिटर्न फाइल कर, आप एनुअल रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो तो पहले क्या हुआ 20 अक्टूबर, इस डेट के बाद आप चेंज ना करें। और अगर आप पहले ही एनुअल रिटर्न फाइल कर चुके हो तो इस ईयर का जब एनुअल रिटर्न ही फाइल हो गया तो फिर आप उसमें चेंज ना करो। गवर्नमेंट इसलिए ये टाइम लिमिट फिक्स कर रही है कि लास्ट टू लास्ट आप इस डेट तक आईटीसी ले लो, उसके बाद चेंज करना अलाउ नहीं है। ठीक है, चलो अब एक खास बात समझते हैं। देखिए हरक्यूलस मशीनरी सप्लायर डिलीवर्ड ए मशीन टू XYZ। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझने जा रहे हैं हम, बस ये एग्जाम्पल करेंगे उसके बाद आज की क्लास हम यही ओवर कर देंगे। ठीक है, तो एक लास्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट इश्यू है। हरक्यूलस मशीनरी सप्लायर है, उसने XYZ को मशीन सप्लाई कर दी। कब? जनवरी 2020 में। इनवॉइस था इनवॉइस नंबर 49 डेटेड 28 जनवरी 2020, 4,15,000 प्लस GST अलग से। ठीक है, एंड अंडरटुक ट्रायल रन्स एंड कैलिब्रेशन ऑफ द मशीन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ XYZ। ठीक है, अब कस्टमर के कहने पर कुछ और भी काम किया। कस्टमर रेसिपिएंट XYZ ने बोला ट्रायल रन आप करके दो, कैलिब्रेशन करो, मशीन पर कुछ एक्टिविटी करो। अब उसका एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करना है। द अमाउंट चार्जेबल फॉर द पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज। पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज है ना जो हरक्यूलस मशीनरी कर रहा है XYZ के लिए, क्या ट्रायल रन कर रहा है, कैलिब्रेशन कर रहा है, ये पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज हैं जो इसी मशीनरी पर की जा रही है। तो बताइए इस काम का हरक्यूलस मशीनरी XYZ लिमिटेड से एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेगा क्या? हाँ, तो वो इस मशीनरी के रिस्पेक्ट में एक्स्ट्रा पैसा कैसे चार्ज करेगा? इस सिचुएशन में हरक्यूलस मशीनरी XYZ लिमिटेड को डेबिट नोट इश्यू करेगा। ठीक है, तो सप्लायर हरक्यूलस मशीनरी रेसिपिएंट XYZ को डेबिट नोट इश्यू करेगा इन पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज के लिए 50,000 प्लस GST। ठीक है, ये मान रहे हम कि हरक्यूलस मशीनरी ने अपना एनुअल रिटर्न अक्टूबर 2020 तक भी फाइल नहीं किया। लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020 है, तो आराम से फाइल करने का सोचा है इन्होंने। तो अभी तक तो अक्टूबर 2020 तक तो इन्होंने 2019-20 का एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है। ठीक है, अब देखो ये इनवॉइस तो आपका हो गया किस ईयर का। अब एक बात समझना, टेक्निकल बात है, ढंग से समझना। इनवॉइस तो आपका हो गया फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इशू,
और इसका डेबिट नोट पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज का कुछ अलग से चार्ज करना है पैसा, तो उसका डेबिट नोट इश्यू हो रहा है अलग फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो ये डेबिट नोट कब इश्यू हो रहा है? कब इश्यू हो रहा है? अप्रैल 20 में। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि इसकी आईटीसी किसको मिलनी है? XYZ रेसिपिएंट को। ठीक है, तो इनवॉइस के अंदर जो टैक्स लग के आया और डेबिट नोट के अंदर जो टैक्स लग के आया, दोनों की आईटीसी किसको मिलेगी? XYZ रेसिपिएंट को मिलेगी ना। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि XYZ रेसिपिएंट को मिलेगी आईटीसी, बट लास्ट टू लास्ट कब तक मिलेगी? देखो, इस इनवॉइस के लिए हमने बात की कि लास्ट डेट क्या होगी? 20 अक्टूबर। ठीक है, तो क्या इस डेबिट नोट के लिए, ये डेबिट नोट तो अगले फाइनेंशियल ईयर का हो गया ना, तो इनवॉइस कब का, ये कब तक क्लेम कर सकते हैं इनवॉइस के आईटीसी? 20 अक्टूबर 2020 तक। तो डेबिट नोट तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का हो गया, तो क्या इसकी आईटीसी आप 20 अक्टूबर 2021 तक क्लेम कर पाएंगे क्या? बोलो। इनवॉइस, ओरिजिनल इनवॉइस की आईटीसी आप लास्ट टू लास्ट 20 अक्टूबर 2020 मतलब सितंबर 2020 का रिटर्न उसमें क्लेम करोगे, तो क्या डेबिट नोट की आईटीसी आप 20 अक्टूबर 2021 मतलब सितंबर 2021 के रिटर्न में क्लेम करोगे क्या? तो देखिए, लैंग्वेज क्या है, आपको लैंग्वेज में जाना पड़ेगा। टाइम लिमिट किसके लिए है? टू विच सच इनवॉइस एंड इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट परटेन्स, मतलब वो जो डेबिट नोट है उसके लिए भी इनवॉइस वाली ही टाइम लिमिट लगेगी। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के लिए वही टाइम लिमिट लगेगी जो ओरिजिनल इनवॉइस की थी। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि ये जो डेबिट नोट है इसमें जो इनपुट टैक्स लगा हुआ है उसकी आईटीसी 20/10/2021 तक नहीं, 20/10/2020 तक ही क्लेम कर पाएंगे। मतलब ओरिजिनल इनवॉइस की आईटीसी जब तक ले सकते हैं, उससे कनेक्टेड जो डेबिट नोट था उसकी भी आईटीसी उसी डेट तक ले पाएंगे जब तक ओरिजिनल इनवॉइस की आईटीसी लेने की लास्ट डेट है, तब तक। ठीक है, तो देखो, दो डेबिट नोट भले ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिला हो, ठीक है, इट लीड्स टू एन इनवॉइस रिसीव्ड इन फाइनेंशियल ईयर, भले, बट वो किस इनवॉइस से रिलेटेड है डेबिट नोट? डेबिट नोट जिस इनवॉइस से रिलेटेड है वो इनवॉइस तो 2019-20 का है। ठीक है, देयरफॉर टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी जो 50,000 का डेबिट नोट था और जो ओरिजिनल इनवॉइस 4,15,000 का था, दोनों की आईटीसी आप 20 अक्टूबर तक ही ले पाओगे। बात समझे? कहने का मतलब ओरिजिनल इनवॉइस और उससे कनेक्टेड डेबिट नोट, ओरिजिनल इनवॉइस और उससे कनेक्टेड डेबिट नोट, दोनों की आईटीसी हम जो सितंबर का रिटर्न फाइल होगा, सितंबर 2020 का रिटर्न जो फाइल होगा वो कब तक फाइल होगा? 20 अक्टूबर 2020 तक होगा, तब तक ही क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मत समझना कि इस डेबिट नोट की आईटीसी आप 20 अक्टूबर 2021 तक ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। ये डेबिट नोट किस इनवॉइस से रिलेटेड है, उसकी टाइम लिमिट क्या है, उस ओरिजिनल इनवॉइस की टाइम लिमिट इस डेबिट नोट के लिए भी एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ये डेबिट नोट उस ओरिजिनल इनवॉइस से कनेक्टेड है। बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा सेक्शन 16। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही।